अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच आरजू। सर आज ज़रा कश्मीर पे बात करते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक इशू है शुरू से ही, और डिस्प्यूट रहा है, और उस पे कई बार जो है वो डिबेट भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन अभी पाकिस्तान में जिसको हम आज़ाद कश्मीर और आप लोग पीओके कहते हैं, वहाँ पर इलेक्शंस कराए गए। ये और बात है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जी तुमने बेईमानी की है और तुमने बेईमानी की है, चल रहा है। लेकिन उससे पहले सर बहुत अरसे से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर पे, और उन लोगों के ऊपर फायरिंग भी की गई है, उनके ऊपर टीयर गैस भी चलाई गई है, उनकी जानें भी गई हैं। और अब भारत की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इन इलेक्शंस को नहीं मानते। आपको क्या लग रहा है कि जिसको हम कहते हैं जी तो जी हमारी शहरग है और कश्मीर हमारा है और हम उधर का कश्मीर भी ले लेंगे, इस किस्म के जो नारे लगाते हैं, तो हमने कश्मीर का क्या हाल कर दिया? आपको क्या लगता है कि कुछ कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहाँ गलती हुई है? तो आरजू जी, आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। देखिए, मतलब थोड़े दिन पहले तक, मतलब 1 डेढ़ साल पहले आई एक्चुअली मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं देखता ज़्यादा। आई हैव नेवर बीन देयर और जानता भी नहीं हूँ लोगों को। तो जैसा कि मैं इंडिया के बाद डब्बे खोल लेता हूँ, जैसा कि अब ये जंतर मंतर का डब्बा में खोल के आई एम लुकिंग इनसाइड, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। तो वरना इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर्स बाहर का ही देखते ना, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी। तो जब मैंने पाकिस्तान का जो अंदरूनी हाल है देखा विद रिगार्ड्स टू कश्मीर, तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुई। तो मैंने कहा, मैं समझा था कि क्योंकि आप लोग बड़े मुस्लिम मुस्लिम कहते हो कि कश्मीरी भी मुसलमान है हम जैसे है, सो आई थॉट कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है दैट वुड हैव बीन मच मोर इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान देन इंडियन कश्मीर इज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, ये मैं समझता था। लेकिन जब मैं थोड़ा करीब से देखा, थोड़ा लेंस लगा के देखा, तो देन इट बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि बात उल्टी है, कि इंडिया की कश्मीर इज़ मोर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन सिस्टम। और ये मतलब मैं 370 के निकालने से पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंटीग्रेटेड हो गया है, ठीक है। तो कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कश्मीर, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन इंडियन साइड। तो अगर एज ए थर्ड पार्टी मुझे, अगर मैं कभी लिखूं इसके बारे में, और लिखूंगा भी मैं, तो तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको हॉस्टेज लिया हुआ है। इट इज़ लाइक यू आर, उसको लिया और फ्रीज कर दिया उसको एज ए क्योंकि आपका कश्मीर जो आपके पास नहीं है, उस कश्मीर के लिए आपके पास जो कश्मीर है आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो आपके ये जो मसला चल जो रहा है जैक के साथ, जो वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, तो उनका डिस्प्यूट, उनके कई शिकायतें हैं जिसमें से तकरीबन पाकिस्तान ने पिछली मीटिंग के बाद पूरे कर दिए हैं, जितनी उनके वेलफेयर रिलेटेड थी। उनको इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्काउंट सब्सिडी चाहिए थी, उनको शायद कुछ ग्रेन्स वगैरह पे सब्सिडी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें उनको मिल गई। जो एक वाहिद चीज़ जो उनको नहीं मिली है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज रिक्वायर करता है पाकिस्तान में, विच इज़ कि वो जो 12 सीटें उन्होंने इंडिया से आए हुए कश्मीरियों के लिए, जो रेफ्यूजीज़ है उनके लिए जो रखे हैं, वो सीटों को वो निकालना चाहते हैं। आई थिंक कि जब मैं जैक की पोजीशन पढ़ा, आई एग्री विद देम। तो मैं आपको पता है अमेरिका को भी आज़ादी इसी मसले पे मिली थी। वो जो बॉस्टन टी पार्टी थी, कि अमेरिका में शिकायत ये थी कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हमसे टैक्स कलेक्ट करते हो लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो बर्तानिया का जवाब था कि आप रिप्रेजेंटेड है। तो आप मिसाल देता हूँ मैं, अगर मैं वर्जीनिया में रह रहा था समझिए, या मेरीलैंड में रह रहा था, दिस इज बिफोर यूएस बिकेम इंडिपेंडेंट, तो मेरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था बर्तानिया की पार्लियामेंट में, वो इलेक्शन वहाँ लोकली लड़ता था। मतलब उसका जो वोटर होता था वो भी बर्तानिया में होता था, मेनलैंड में,
और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी होता। वो कभी यूएस आता ही नहीं था, वर्जीनिया कभी आता ही नहीं था, मैरीलैंड, बट ही वाज रिप्रेजेंटिंग मैरीलैंड। इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। उसको क्या मालूम यहाँ पे क्या मसले है, राइट? तो आपके ये जो 12 लोग हैं वो वैसे ही हैं, ना तो वो कश्मीर से आते हैं ना कश्मीर में रहते हैं, वो लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं, दूसरे जगहों पे होते हैं, और उनका वोटर बेस ही बाहर है, विच इज द स्ट्रेंज थिंग, राइट? तो somebody in Karachi is voting for a representative who is in the पार्लियामेंट कहिए या असेंबली कहिए ऑफ एजेके। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो जैक का कहना है कि ये जो 12 सीटें हैं, ये 12 के 12 सीटों का इस्तेमाल करता है इस्लामाबाद टू कंट्रोल हु कम्स टू पावर इनसाइड एजेके, मैनिपुलेट कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो, क्योंकि वो रहते नहीं कश्मीर में, उनको जानते नहीं कश्मीर के मसाइल क्या है, वो जहाँ भी रहते हैं दे बिकम लाइक ए लेवरेज फॉर इस्लामाबाद टू मैनिपुलेट लोकल पॉलिटिक्स। तो बेसिकली एक मामूली सी ऑटोनॉमी की ये डिमांड है। कुर्दिस्तान का भी मसला ऐसे ही शुरू हुआ था टर्की में, और ये आगे बढ़ के अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये आगे बढ़ के दिस विल बिकम अ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। तो अभी तो ऑल दे वांट इज के सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आप देखिए, अब मैं डेलावेयर में रहता हूँ, तो अगर मैं जाके मेरीलैंड से इलेक्शन लड़ना चाहा तो आई हैव टू मूव टू मेरीलैंड, दूसरा स्टेट है बाजू का, वहाँ जाकर 1 साल कम से कम मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। मेरा जो परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस है वो मेरीलैंड में होना चाहिए, और वो मेरे लाइसेंस पे भी होना चाहिए, मैं दूसरे स्टेट के लाइसेंस। तो आई हैव टू बिकम ए रेसिडेंट ऑफ मेरीलैंड बिफोर आई कैन रन फॉर ऑफिस इन मेरीलैंड। ये क्लिंटन के साथ हुआ था। हिलरी क्लिंटन वॉशिंगटन से निकल के वो सीधा जाके न्यूयॉर्क से जीत गई थी ना सेनेट, लेकिन वो 1 साल पहले से रेसिडेंसी एस्टैब्लिश करना शुरू कर दी थी इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क एंड बिकेम सेनेटर ऑफ न्यूयॉर्क। हिलरी क्लिंटन की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज एन, हर डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई आप रेसिडेंट हो, वरना आप कैसा, हाउ कैन यू बी रिप्रेजेंटेटिव इफ यू आर नॉट अ रेसिडेंट। इतनी सी सिंपल सी बात है। और मुझे लगता है कि इट इज ए केस, या तो बदमाशी कर रही है इस्लामाबाद में आपकी गवर्नमेंट कि वो कंट्रोल करना ही चाहती है लोकल गवर्नेंस, या आलसी है और इनकॉम्पिटेंट है और उनसे हुआ नहीं कि जो प्रोसेस जो भी है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत आसानी से बदल जा सकता है, यू जस्ट नीड टू पास इट थ्रू द असेंबली, द पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली जो भी आप उसमें से पास कर लें वो हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज ए, या तो दिस इज शेयर इनकॉम्पिटेंस और आलसीपन का नज़र, या सरासर बदमाशी हो रही है इस्लामाबाद से। इन ईदर ऑफ द टू केसेस ये छोटे से मसले को बड़ा कर लेंगे इफ दे डू नॉट क्विकली रिजॉल्व दिस। जी। और दूसरी ये कि अपने सिटीजन पे इतना जल्दी फायरिंग, देखिए जंतर मंतर में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं। वो मरे बिहार में, बट ये इतने, और ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों आ गए थे संसद के ऊपर। सो और यहाँ पे आपके पास धड़ाधड़ 20 को मार दिया। यानी इट सेज के इंसान की जिंदगी की अहमियत नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं है। और हम लोग कई जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये बिल्कुल यही एग्जांपल दिए जो आपने, कि वहां पे जंतर मंतर पे इतना लाखों के लोग आए थे, लेकिन वहां पर कोई गोली नहीं चली है, किसी की जान नहीं गई है। और यहाँ पर अभी तक डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं, कोई 18 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, इतने लोगों की जानें गई है। लेकिन सर ये ह्यूमन राइट्स वाले, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्या चीज है? मतलब ये किसी चीज पे बोलते नहीं है। मतलब अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के ऊपर गलत हो रहा है तो भी ये खामोश है, अगर हमारे यहाँ बलूचिस्तान में गलत हो रहा है तो भी इनकी आवाज नहीं निकलती, कश्मीर के ऊपर जिस तरह से फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायर भी कुछ अरसे पहले किया गया था, तब भी लोगों की जाने गई थी, तब भी ये खामोश रहते हैं। ये फिर ये है किस लिए, क्या करने को है? आई एम नॉट वेरी श्योर। देखिए जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF को आप गूगल करें तो ये अमेरिका के बाय लॉ हर साल हर कंट्री का ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस राइट्स के ऊपर ये नज़र दौड़ाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज़ के राइट्स वगैरह अगर दबाए जा रहे हैं
तो वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट को कि इनको कंट्री ऑफ स्पेसिफिक कंसर्न या कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी की स्टेटस वो दे देते हैं। तो आपको ताज्जुब होगा कि हर साल वो रेकमेंड करते हैं इंडिया को भी कि माइनॉरिटीज़ आर सफरिंग, बट स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी तक इंडिया को सीपीसी का स्टेटस नहीं दिया। लेकिन कई सालों से, मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा भी हो गए, कि पाकिस्तान इस कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इट इज़ लिस्टेड। थियोरेटिकली स्टेट डिपार्टमेंट को एड नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सीपीसी की रेटिंग। तो मुझे लगता है कि जब पेपर वर्क करते हैं ये लोग, जब आपको पैसे जैसा कि 450 मिलियन दे दिया F-16 के लिए, राइट, सो व्हेन दे आर डूइंग द पेपर वर्क, उस पेपर वर्क में वो कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटी इज डूइंग एन एग्जाम्पशन कि ये सीपीसी है और इस वजह से भी है। तो जितना पुशबैक इंडिया करता है अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन, अब तो वीज़े भी नहीं मिलते ना एमनेस्टी को वगैरह को, ह्यूमन राइट्स वॉच को इंडिया जाने के लिए। USCIRF को भी इंडिया ने मना कर दिया था आने से। तो पाकिस्तान के पास से कुछ पुशबैक नहीं आता सरकार के पास से, दे डोंट फाइट बैक, मतलब दे सिंपली डोंट केयर कि उनका रेपुटेशन इंटरनेशनली ख़राब हो रहा है। इंडिया फाइट्स फॉर इट्स रेपुटेशन, पाकिस्तान डजंट। तो इसलिए हमको नज़र नहीं आता कि रिपोर्ट्स छप भी जाती हैं, कोई देखता भी नहीं है। जैसा अब फॉर एग्जांपल मैं USCIRF के रिपोर्ट्स देखता हूँ, मैंने उनको कभी कभी वो मुझे बुलाते भी हैं स्टेट डिपार्टमेंट टू गिव देम फीडबैक ऑन दैट, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कि पाकिस्तान कब से है। मुझे याद है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों है उस लिस्ट पे, नॉर्थ कोरिया के साथ भी, और बहुत कम मुल्क है, सिर्फ 5-6 मुल्क हैं। ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऑन USCIRF के लिस्ट पर। सो आई थिंक कि बिकॉज पाकिस्तान डजंट वरी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या लिख रहे हैं, उसका ज़्यादा चर्चा नहीं आता मीडिया में। लेकिन अभी आपको याद है कि EU की जो डेप्यूटी, क्या नाम है उसका, कारचा जो आई थी आपके पास, नंबर 2 जो है वाइस प्रेसिडेंट, शी इज़ ऑल्सो फॉरेन अफेयर्स की इंचार्ज हैं वो। तो आपको बहुत सारे ट्रेड डिस्काउंट्स मिलते हैं यूरोप को एक्सपोर्ट्स के लिए बिकॉज ऑफ द सर्टन रिलेशनशिप, लेकिन उसके तहत पाकिस्तान हैज़ टू अबाइड बाय सर्टन एडहेरेंस। तो वो उसकी वार्निंग आपको अभी मिली है ह्यूमन राइट्स की फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कि यू आर नॉट डूइंग सर्टन थिंग्स। और वो यूरोपियन यूनियन के वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो लीगल एनवायरनमेंट है इज़ एक्चुअली रीजनेबली गुड। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद है चंद महीने पहले 12.5% टैरिफ इंडिया पे लगाए थे, 10% पाकिस्तान पे, तो दैट लॉ वाज अबाउट फोर्स्ड लेबर। तो 12.5% उन मुल्कों पे लगे थे जिनके पास लॉ ही नहीं है, और 10% उनके पास लगे थे जिनके पास लॉ है बट दे डोंट एनफोर्स। तो मुझे बड़े ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉ अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर और इंडिया के पास नहीं था, इंडिया ने अब कर दिया है। सो इंडिया हैज़ नाउ गॉन फ्रॉम 12.5 to 10%। तो मैं जब थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था कि हाउ कम पाकिस्तान एक्चुअली हैज़ अ लॉ, मतलब इट इज़ मोर डेवलप्ड उस मामले में, तो देन आई रियलाइज कि वो यूरोपियन EU के प्रेशर के अंडर दे आर ट्राइंग टू डू। बट हैविंग लॉ इज़ वन थिंग, उसको एडहियर करना और उसको इम्प्लीमेंट करना वो दूसरी बात है, वो दूर की बात है। वो तो उसके लिए आपको यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी हो, एक NGO का बड़ा तबका हो जो ट्रैक करे इन चीज़ों को और सरकार को बताते रहे कि भाई लॉ बनाने से नहीं चलेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि द लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड। तो मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स कमिंग आउट। मुझे एक शख्स, मैं उसका आपको नाम बताता हूँ, आई जस्ट डिस्कवर्ड हिम। मैंने क़मर साहब को उसका वीडियो भेजा और पूछा कि क्या आप इसको जानते हैं, तो वो नहीं, उसका वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर पर यूट्यूब वीडियोस बनाता है। सो ही इज़ गिविंग अ डे टू डे कांस्टेंट अपडेट ऑन दैट। तो वो कह रहा था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट अमंग कश्मीरीज इन UK। तो वो
चाह रहे हैं कि कुछ 250 कार का वो कारवान लेकर लंदन से निकलकर फिर पूरे यूरोप में होते हुए जिनीवा जाए, और ह्यूमन राइट्स का जो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में। हाँ, तो जिनीवा जाकर वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करें ऑन ह्यूमन राइट्स। आई होप दे डू इट, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सो बट आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, मतलब ये तो कि इट्स लाइक सेइंग कि मैं मस्जिद में जाके खुतबे दे रहा हूँ सफाई के, और आप मेरे घर आए और घर इतना गंदा कि हद ही नहीं है, कि आप दिल ही नहीं चाह रहा कि घर में आए। इट्स टू मी इट लुक्स लाइक दैट। अगर आप जाके पीस कीपिंग कर रहे हैं, हाँ, तो मैंने एक दो नारे भी देखे कि भाई अगर आप ईरान और अमेरिका के बीच में आप नेगोशिएशंस करवा सकते हो तो एजेके में क्यों नहीं करवा सकते। और फिर वो जो आपके दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी मतलब किरदार डजंट सीम टू बी डिजर्विंग ऑफ एनी रिस्पेक्ट। मतलब वहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं जीतने के लिए, और जितना उतना बुरा लगता है। देखिए, इवन सर बिलावल भुट्टो ने तो ये भी कहा था कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकते हैं तो जरा कश्मीर भी खुलवा दें। बहुत अरसे से कश्मीर बंद पड़ा है, लेकिन सर वही बात रिस्पॉन्सिबल ना, उनकी भी 4 सीटें कुछ जीती उन्होंने वहां सर। देखिए 53 सीटें हैं एजेके में, 53 सीट्स हैं जिसमें से सिर्फ 33 सीट्स और ओपन कंपटीशन, और जो बाकी के 20 सीटें हैं उसमें 8 आर रिजर्व्ड। कुछ टेक्नोलॉजी एक मुल्ला के लिए भी है कैन यू इमेजिन, एक रिलीजियस स्कॉलर के लिए एक है, और 8 है औरतों के लिए कुछ है। आई अंडरस्टैंड कि औरतों के लिए रिजर्व करें, बट क्या वो सीट कंटेस्ट होते हैं या अपॉइंट होते हैं, मुझे समझ में नहीं, औरतों के लिए कभी भी कंटेस्ट नहीं होते, वो तो बस जो पार्टी डिसाइड की जाती है वो कहते ही आ जाएंगे, वो ऐसे ही आ जाती है। अच्छा, नॉमिनेट हो जाती हैं। तो सोचिए आप कि तकरीबन 40% सीटें तो खाली नॉन इलेक्टेड, राइट, जो 12 बाहर से आ रहे हैं। तो उनका कहना सही है कि हमारी गवर्नमेंट हम चला ही नहीं सकते अगर इतना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो। एंड आई कैन टेल यू दिस मच आरजू, कि जो अच्छी पॉलिसीज होते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। मैं टेनिस बहुत खेलता हूँ, अभी थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ और गर्मी बहुत हो गई तो समर में नहीं, लेकिन समर में मैं काफ़ी कंपेटिटिव टेनिस खेलता था। आज से 10-12 साल पहले आई वाज इन द टॉप 10 इन डेलावेयर। तो एक यहाँ पर एक विल्मिंगटन शहर में कुछ 20 कोर्ट्स हैं टेनिस के, बहुत शानदार, तो ज़्यादातर टूर्नामेंट्स वहाँ होते हैं। तो मैं वहाँ पे जाता, जब पहली बार गया तो देखा कि महल्ला थोड़ा शेडी लग रहा है, लेकिन गाड़ियाँ बड़े शानदार लगे हुए हैं। तो मतलब BMW, मर्सिडीज, फलान महंगी गाड़ियाँ। तो मैंने अपनी गाड़ी सेफली पार्क कर दी, लेकिन आई वॉज वरीड। तो बाद में मैंने ये बात कहा तो पता चला कि ये जो टेनिस कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स इंटायरली ब्लैक नेबरहुड में डाल दिए, और वो भी गरीब ब्लैक नेबरहुड में। देखिए टेनिस बहुत महंगा गेम है, $300 में एक रैकेट आती है, और कम से कम आपके पास मिनिमम 2 होनी चाहिए, कपड़े ये वो। अगर आप टेनिस प्लेयर है, बॉल मारने से पहले आपसे $2000 खर्च हो जाते हैं बिफोर यू हिट द बॉल। लेकिन बास्केटबॉल $25-30 में एक खरीद लें, बस उसके बाद 25 लोग खेल सकते हैं, राइट। सो द गवर्नमेंट मेड ए डिसीजन कि ब्लैक नेबरहुड में 12 कोर्ट्स बनाए जो खाली गोरे आके खेलते हैं या एशियंस आके खेलते हैं, और वहाँ के लोकल बच्चे खाली देखते रहते हैं बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू प्ले, गरीब है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर वहाँ का लोकल बंदे के पास होता ना वो डिसीजन, तो वो कहता कि नहीं टेनिस कोर्ट्स नहीं, बास्केटबॉल कोर्ट्स बनाओ, कई चीज़ें हो जाएंगी, क्राइम भी कम हो जाएगा कि बच्चे, और लाइटें अगर लगा दिए आप तो रात को लोग आवारा गर्दी करने के बजाय बास्केटबॉल खेलते रहेंगे। तो इट्स ए सिंपल थिंग, व्हेन द लोकल्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसीज बेहतर बनती है। आप कराची में बैठ के डिसाइड नहीं से करते मुजफ्फराबाद में क्या चाहिए, क्या पता इनको तो उधर का पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। भी नहीं है मतलब वो आते भी नहीं सुना। मैंने वो भी चेक करने की कोशिश की कि क्या ये रेगुलरली आके देखते हैं, नहीं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे मेक दिस चेंजेस, वरना आपका गवर्नेंस ठीक ठाक नहीं होगा। और फिर ये एक्यूज करना कि इंडिया इज इन्वॉल्व, इंडिया ये है, इंडिया उचका रहा है, भाई चिंगारी तो है ऑलरेडी ना, तो अगर थोड़ा फूंक दे इंडिया तो आप, यू कांट ब्लेम इंडिया फॉर द चिंगारी तो आप ही लगा रहे हो।
लेकिन सर अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की जो ये पॉलिसीज, जिसको मैं तो खैर गलत पॉलिसीज ही मानती हूँ, कि जिसकी वजह से कश्मीर में इतना हंगामा, इतना प्रोटेस्ट और फिर उसके बाद लोगों के ऊपर कभी शेलिंग और कभी फायरिंग करना, क्या ये अपनी ग्रिप जो है वो वीक करते चले जा रहे हैं? इनकी जो कश्मीर के ऊपर एक होल्ड है, क्या वो कमजोर हो रहा है? उस पर मुझे वही आपका मैप याद आ रहा है जो आपने बनाया था, कि क्या लग रहा है आपको कि ये अपना अपना जो एक कंट्रोल है वो खो चुके हैं या खोते जा रहे हैं? अगर मैं पाकिस्तानी होता तो आपके सवाल से बहुत नाराज हो जाता। ग्रिप क्या मतलब? पकड़ के रखे हुए हैं आप? मतलब हैव यू कैप्चर्ड इट? ये सवाल इस तरह रिएक्ट करता ना मैं, कि इफ इट इज पार्ट ऑफ वो पाकिस्तान तो सर, उससे मुझे आपकी बात से, सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक बात याद आई मुझे। कमर चीमा साहब के शो में मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे कहने लगे कि देखे नहीं मकबूजा कश्मीर में ही हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कौन सा मकबूजा ना, तो वो भड़क गए मेरे ऊपर। मैंने कहा सर उसके लिए ये मकबूजा है, हमारे लिए वो मकबूजा है, तो मुझे पता ही किधर की पूछ रहे हैं। तो आप नहीं, मैंने ठीक बिल्कुल है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि द अजम्पशन इज सपोज टू बी कि दे आर हैप्पीली इंटीग्रेटेड इनटू द कंट्री, जो आप खुद ही नहीं कर रहे हैं। आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऐसा ट्रीट करना चाह रहे हैं उसको, ताकि मैं मुझे बिल्कुल दिख रहा वो वन इन हैंड वर्सेस टू इन ए बुश वाली बात है ना, कि जो जो आपके पास है उसकी आप कदर नहीं कर रहे, जो नहीं है उसके लिए आप तड़प रहे हो, यू गोइंग टू लूज बोथ। बट मेरे किसी कमेंटेटर ने आज सुबह में लिखा, सर वी नीड टू रीडिफाइन पीओके एज पाक ओप्रेस्ड कश्मीर, नॉट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बट मुझे जो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि आई वांटेड टू से कि भाई दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, कि आपकी का गवर्नमेंट का मेरी नज़र में सिर्फ एक मकसद है, विच इज़ टू प्रोवाइड वेलफेयर फॉर द पब्लिक। आप उसको अरबी में हयात तय्यबा कहते हैं, तो प्रोवाइड पीपल टू हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी, उनको आज़ादी दें कि वो अपनी और जो इंग्लिश जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है उसमें दो किस्म के फ्रीडम्स होते हैं, एक नेगेटिव फ्रीडम कहते हैं और एक पॉजिटिव फ्रीडम कहते हैं। इसाया बर्लिन बोल के बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट जूइश प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने लिखा था ये। तो नेगेटिव फ्रीडम वो होता है कि सरकार, आप जैसा कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहती हैं एंड यू वांट टू हैव योर ओन चैनल, योर ओन मीडिया, सरकार आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना खड़ा करे, दैट इज नेगेटिव फ्रीडम, कि कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, लैपटॉप कहाँ से लेकर आएंगे, आप ये नहीं लेकर आएंगे। तो पॉजिटिव फ्रीडम वो होता कि सरकार आपको एक ग्रांट भी दे दे कि ठीक है आप, या आपको यूनिवर्सिटी बना दे जहाँ आप जाके मैथ्स डिस्कस सकते हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन, एंड देन यू लर्न द आर्ट। तो जैसा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है हाँ बन जाओ डॉक्टर, हम रोकेंगे नहीं, दैट इज नेगेटिव फ्रीडम। लेकिन बनेंगे कैसे? आप मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए, जब वो यूनिवर्सिटी बनाएंगी दैट इज द पॉजिटिव फ्रीडम। तो मिनिमम गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड नेगेटिव फ्रीडम, कि आवाम के रास्ते में ना आए, एंड द बेस्ट गवर्नमेंट्स आर दोज हु प्रोवाइड पॉजिटिव फ्रीडम। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सरकार इज प्रोवाइडिंग नेगेटिव फ्रीडम्स और पॉजिटिव फ्रीडम्स टू ए लार्ज सेगमेंट, इसलिए वो डिसकंटेंट है। और दूसरा चीज़ ये है कि थोड़े आप लोगों ने आइडियोलॉजिकल जो पंगे किए हुए हैं पिछले 30-40 साल से, वो दे आर कमिंग बैक टू बाइट विथ यू, कि जैसा कि केपीके के लोग, दे जस्ट डोंट वांट टू लिव हैप्पी लाइव्स, उनको आइडियोलॉजिकल एजेंडा भी है, उनको निज़ाम मोहम्मदी लगाना है, उनको औरतों पे जुल्म करना है, इस तरह की चीज़ें भी है। नाउ दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम, राइट? तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो डबल प्रॉब्लम है आपके पास। एक तो सरकार ऑल्सो डज नॉट गिव पीपल द फ्रीडम्स दैट दे नीड टू ग्रो। सोसाइटी में अगर वाइटैलिटी नहीं आई तो दूसरी ग्रोथ्स भी नहीं होते, इकोनॉमिक दूसरे। आप जैसा कि अगर आप हांगकांग शहर में जाके देखिए, ईस्ट में, सिंगापुर में, देयर इज अ लॉट ऑफ वाइटैलिटी, हालांकि उनके पास भी पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं है। ठीक है, आप अमेरिका की तरह ना बने, बट एटलीस्ट सिंगापुर की तरह बने, या हांगकांग की तरह बने, जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम्स है आपके पास, दूसरे फ्रीडम्स हैं, पर्सनल फ्रीडम्स हैं। सो आई थिंक देयर हैज़ टू बी क्या कहना चाहिए, कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए पाकिस्तान को, कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री दे वांट टू बी।
यू नो, और उसके लिए दे नीड टू बी ऑन द सेम पेज। कल मेरी जो क़मर चीमा से बातचीत हो रही थी, वो जनरल्स की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, ख़ास तौर से पाकिस्तान की। तो मैंने कहा कि क़मर साहब, आप ये शो हम करने के बाद आप ये शो देखें और अपनी बातें आप सुने। यू आर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी जनरल्स अचीविंग व्हाट दूसरे मुल्कों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। आपकी जो मिलिट्री है, आसिम मुनीर इज नॉट योर फॉरेन मिनिस्टर। एग्जैक्टली। हाँ, तो वाई आर यू प्रेजिंग हिम फॉर हिज डिप्लोमेसी? ये मेरा सवाल था कि आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये डिप्लोमेट थोड़ी हैं आपके। ये हमारे जनरल का नाम भी नहीं जानते लोग। केन है, जनरल केन को कितने लोगों ने जाना है। खुद अमेरिका में हिज जॉब इज टू प्रोवाइड डिफेंस, ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, हिज जॉब इज नॉट टू एक्ट लाइक ए फॉरेन मिनिस्टर। या इंडिया में देख लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो आप, एवरीबडी टॉक्स अबाउट डॉक्टर जयशंकर, वेदर यू लाइक हिम और नॉट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिप्लोमेसी नहीं करते फिरते। सो ही वॉज गेटिंग ए लिटल अपसेट। तो मेरा पॉइंट था कि अगर उनका जो काम है अगर वो कर लें तो दैट विल बी बेटर ना, रादर देन गोइंग अराउंड एंड डूइंग अदर थिंग्स। सो इज ही गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कश्मीर में क्या हो रहा है? सिक्योरिटी मेंटेन करना है ना, सिक्योरिटी मेंटेन करिए, लोगों को हिफाजत दें एंड टू फोकस ऑन इट। सो आई थिंक यू नीड टू हैव ए सीरियस डायलॉग के सरकार करती क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, एंड व्हाई दे नीड टू प्रोटेक्ट, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाकिस्तान। 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। दे नीड टू गो बैक एंड रीविजिट पार्टीशन के, जैसा कि वो चौधरी साहब हैं जो शो, उनके पास एक ही टॉपिक होता है रोज। मैं कई साल से देख रहा हूँ, मैं 1-2 बार गया भी हूँ उनके शो पर, बस पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन। भाई आगे का भी देखिए, कब तक रियर व्यू मिरर में देख के चलाते रहेंगे गाड़ी, टक्कर पे टक्कर होती जाएगी, यू नो। सो आई थिंक देयर इज एन इम्पोर्टेंट नीड फॉर ए पब्लिक। अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को जब तक अपडेट नहीं करेंगे सर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उधर अपने, जैसे कहते हैं ना, फ्रीज हो गए हम किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन सर उसमें क्या होता है कि वो जो फ्रोजन मोमेंट है ना, उसमें बाज लोग फायदे उठाते हैं, बाज लोग को नुकसान होता है। सो दोज हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, दे आर नॉट अलाउइंग चेंज। जो आपकी रूलिंग एलिट है अभी, उनको पता है कि एनी चेंज इन 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 द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री विल मेक देम लूज कंट्रोल ऑन वेल्थ एंड पावर। तो लेकिन सर लास्ट में मैं जरूर पूछना चाहूंगी, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर, आजाद कश्मीर या पीओके में, उनको वो उसी तरह दुश्मन मानते हैं जैसे वो भारत को दुश्मन मानते हैं। ऐसे करके सर दूर नहीं कर रहे क्या वो कश्मीर के लोगों को? वो फिर क्यों रहना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ? दैट इज अ स्टूपिड थिंग। इनफैक्ट JAAC जो है, जॉइंट अवामिया, उसको टेररिस्ट करार दिया। क्या पागल है? यू नो, अगर आप सारे ऑपोजिशन को टेररिस्ट करते रहोगे तो सारा मुल्क टेररिस्ट का ही बन जाएगा, कोई नॉन टेररिस्ट होगा ही नहीं। तो दिस इज सो स्ट्रेंज। वो टेररिज्म क्या कर रहे हैं? देयर इज नो टेररिज्म। इतने सारे उनके प्रोटेस्ट आर मोस्टली पीसफुल। हो सकता है कि चंद लोगों ने कह रहे हैं कि देखिए, पिछले 1 साल से 40 लोग मारे गए वहाँ पर उस पूरे प्रोटेस्ट में, और कह रहे हैं कि 6 सोल्जर्स या सरकार के, मतलब पुलिस, आर्मी वगैरह सब मिला के, रेंजर्स, 6 लोग मारे गए हैं। सो यस, आज 6 और 40 है। अगर आप इसी तरह करते रहें तो 10 गुना बढ़ जाएगा विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, और उससे फ़ायदा किसी का नहीं होगा, ना सरकार का होगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया के कश्मीर के लोग हैं, वो तो देखकर तो वो तो बोलेंगे खुदा का शुक्र है कि हम बच गए। हाँ, वो तो नहीं आना चाहेंगे, वो कहेंगे कि बचत हो गई। बिल्कुल। वो 2 ऑप्शंस में इंटरेस्ट, मतलब जो पॉलिटिसाइज्ड हैं कश्मीर में, वो तो सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, और जो नहीं है पॉलिटिसाइज वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं। हैदराबाद में एक चीज़ होती है, कौन नुमाइश, बहुत पुराना एक बहुत सिलसिला है, 1950 से शायद चले आ रहा है। इट्स अ बिग थिंग अगर आप हैदराबाद में हो तो। वो नुमाइश कुछ 40 दिन चलती है, जनवरी 1 से लेकर फरवरी की 10 तक। तो छोटे ट्रेडर्स वगैरह आते हैं। तो इस बार जनवरी में तकरीबन आप कह सकते हैं कि कुछ 28, 25, 30 साल के बाद मैं और मेरी बेगम वी वर इन हैदराबाद। तो
बेगम ने कहा यार पुरानी यादें याद दिलाओ, क्योंकि मैं उनको लेके जाता था नुमाइश शादी से पहले, तो कहे चलो हम नुमाइश जाते हैं हैदराबाद। तो हम वो नुमाइश गए, इट वाज लाइक गोइंग इनटू द पास्ट फॉर अस। 1990s में हम चले गए थे, इट लुक्ड आल्सो लाइक 1990s, बट वहाँ पे इतने सारे कश्मीरीज थे, मैंने वहाँ पे कश्मीरी शॉलें उनके साथ खरीदी, जितना मैं पैसे खर्च कर सकता था वो पूरे सारे खाली कश्मीरी शॉल्स पे जाके बेचारों के लिए मैंने, और काफ़ी उनसे गपशप लगाई। बेगम दूसरी चीज़ देखती मैं उनके साथ, एंड लेट मी टेल यू 90% जितने लोगों से मैंने बात की वो ए पॉलिटिकल थे, वो दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। दे आर सेइंग कि भाई हमको अगर बंद कर दिए, यहाँ आने नहीं दिए, तो फिर हम बेचेंगे क्या? जो हम एक महीने में यहाँ बेचते हैं उसके पैसों पे हम साल भर रहते हैं या दूसरी नुमाइशें जाते हैं एंड ऑल। सो 90% ऑफ कश्मीरीज आर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। जिस इज मतलब ये जो पॉलिटिक्स वगैरह है ना, पेट भरे हैं आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको जिनको पेट के लिए चीमा साहब को कहिए वो पेट भरे हैं, उनको उनकी बातों से तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, कोई दुनिया की परवाह नहीं है। हाँ, तो जो आम लोग हैं, इट इज ए सैड पार्ट के एक वेबसाइट है हाउ रिच यू आर बोल के वेबसाइट, आप उस पर जाके देखें। अगर आप 25-30 हज़ार डॉलर एनुअल इनकम दे दें तो शायद आप टॉप 1% या 2% में आ जाती हैं दुनिया में। तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में 90% ऑफ द पीपल आर वेरी पुअर इन द होल वर्ल्ड प्लैनेट पर। दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। डजंट मैटर कि आप अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो। तो जो पॉलिटिक्स हो जाती है वो इट इज़ लिमिटेड टू द एलीट, मिडिल, अपर क्लास। वो लोग पॉलिटिकल स्टेक्स होते हैं, देन दे मैनिपुलेट द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो कश्मीर में मुझे लगता है कि बहुत कम तबका होगा विच वांट्स इंडिपेंडेंस। मैं गारंटी से दे सकता हूँ अगर आप रेफरेंडम कराएं, ऑनेस्ट रेफरेंडम, और सबको सीक्रेट बैलेट दे दें, तो आई थिंक 1% भी नहीं बोलेगा कि वी वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। बिल्कुल, हमने हाल जो ये कर दिया सर, कौन आना पसंद करेगा? जो यहाँ पे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या कश्मीर के बाहर हो, वो भी यहाँ से जाने की ही कोशिश कर रहे हैं, यहाँ रहने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। और जब मैं ये बात कहती हूँ तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। कोई बच्चे अगर देख रहे हैं इंग्लैंड में बैठ के, बर्मिंघम वगैरह, जरा इंटरनेट पे पोल कर लें, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। बैठे बैठे इंटरनेट पे करा दें वोट एंड गेट ए पब्लिक ओपिनियन के अगर इफ़ यू हैव ए प्लेबिसाइड, जो यूएन ने कहा था कि प्लेबिसाइड हो, तो उस प्लेबिसाइड के मुताबिक पाकिस्तान में जो कश्मीरीज हैं उनका क्या राय है, और जो हिंदुस्तान में जो कश्मीरीज हैं उनका क्या व्यू है ऑन ऑल थ्री ऑप्शंस। आई थिंक they may choose independence, but they will certainly not choose Pakistan. अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जो कश्मीरी है, will they choose Pakistan? And I think अगर इसी तरह ट्रीट करें तो वो भी जीरो हो जाएगा। हाँ, वो जीरो हो ही गया होगा, मुझे लगता है। हम मान नहीं रहे, सिर्फ हम थोड़ा टाइम लगाते हैं मानने में। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू।